हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी आप लोग जूम ऐप पे पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मैंने पहला चैप्टर जो शुरू किया था रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। तो ये यूट्यूब पे जो है पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करें। मेरे प्रॉपर वीडियो अब जो है यूट्यूब पे अपलोड हुआ करेंगे बच्चों। इसके 2-3 लेक्चर हम पहले ले चुके हैं जिसमें रसायन विज्ञान की बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी है, तत्व, यौगिक, मिश्रण और यौगिक के प्रकार, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब रासायनिक संयोग के नियम। जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें उनके भार के अनुसार, उनके आयतन के अनुसार कुछ नियम फॉलो होते हैं जो रासायनिक संयोग के नियम जिन्हें कहा जाता है। और इन नियमों में कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा, द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता के नियम में क्या था बच्चों कि किसने दिया था उसको, आपने पढ़ा होगा। द्रव्य की अविनाशता का नियम किसने दिया था? लेवासी ने दिया था। और उसमें ये बताया गया था कि जब रिएक्टेंट आपस में क्रिया करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अभिकारकों का जो भार होता है और उत्पाद के भार के बराबर होता है। अर्थात उसमें जब रिएक्शन तो होती है लेकिन कोई द्रव्यमान की क्षति नहीं होती। और इस नियम को हमने कहा था दैट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसका मतलब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का मतलब, नियम का मतलब एक तात्पर्य ये भी है कि अभिकारकों का भार यदि उत्पाद के भार के इक्वल आ जाए तो हम ये मानेंगे कि हमारे रिएक्शन में या जो क्रिया हुई उसमें द्रव्यमान का विनाश नहीं हुआ। न तो अभिकारकों के द्रव्यमान का विनाश हुआ और न ही प्रोडक्ट के द्रव्यमान का विनाश हुआ। इस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने आपको रिएक्शन के माध्यम से बताया था कि जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया HCl से होती है और AgCl बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, तो दोनों का भार, अभिकारक का भार और प्रोडक्ट के भार, दोनों भार इक्वल हो जाते हैं, जिससे द्रव्यमान की अविनाशता का नियम प्रूव होता है। बच्चों, आज ये जो दूसरा नियम की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस नियम को दिया था दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी पहला बेसिक चैप्टर है जो कि IRT पॉलिटेक्निक के एग्जामों में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम को प्रूव करते हैं, या ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम को प्रूव करते हैं, या इस आंकड़ों से द्रव्य की अविनाशता के नियम का प्रूव होता है। तो आज स्थिर अनुपात के नियम पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम सबसे पहले तो आप जानिए किसने दिया। जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में स्थिर अनुपात का नियम दिया। और ये कहते हैं कि प्रत्येक यौगिक, कोई भी यौगिक बनता है, चाहे वो जहां बनाया जाए, किसी भी विधि का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब उसमें किसी भी स्थान पर क्यों ना उसे बनाया जाए, उसमें तत्व एक सदैव जो तत्वों का अनुपात होता है एक कांस्टेंट अनुपात में ही उसमें बने होते हैं। अर्थात आपने देखा था कि यौगिक की जब हमने परिभाषा बताई थी तो ये भी बताया था आपको कि जो यौगिक में जो है तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है ना। तो इस नियम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी मेथड का इस्तेमाल किया जाए, किसी भी स्थान पर क्यों ना बनाया जाए, उसमें तत्व एक सदैव निश्चित अनुपात में उसमें जुड़े रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, जिससे स्थिर अनुपात के नियम का पालन होता है। बच्चों, अब आप आपके सामने एक सवाल देखें इन आंकड़ों के आधार पर। ये IRT और पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है इस तरह के, और आप देखिएगा उसमें आया भी होगा। और क्वेश्चन है कि 1.3745 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रवाह में गर्म करके अपचयित किया गया, रिड्यूस कर दिया गया, जिससे क्या प्राप्त हुआ, जिसमें 1.0980 ग्राम तांबा प्राप्त हुआ।
इसका मतलब क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला अभी मैं रिएक्शन में आपको बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया गया और हाइड्रोजन ने क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कॉपर दिया, और कॉपर की मात्रा कितनी मिली, देखिए इसमें दिया है 1.0980 ग्राम तांबा प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है। एक तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये है, इतना ग्राम हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया जिसमें उतना ग्राम कॉपर हमारा प्राप्त हुआ। दूसरा प्रयोग क्या था कि 1.1791 ग्राम तांबे को, तांबा मतलब कॉपर, नाइट्रिक अम्ल में घोल दिया गया। अब बताइए तांबा जब नाइट्रिक अम्ल से किया करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सीधी सी बात है। आप देख रहे हैं कॉपर नाइट्रेट प्राप्त किए गए, जिसे जलाने जब कॉपर नाइट्रेट को जलाया तो 1.4760 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल गया हमको। अच्छा, इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला, कॉपर नाइट्रिक अम्ल। देखिए ये पूरी मेथड दे रहा है इस सवाल में, पहली बात अच्छे से समझ लीजिए। एक तो प्रयोग ये था कि इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिड्यूस कर दिया गया, कॉपर मिल गया, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इतना ग्राम पहले तांबे को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया, कॉपर नाइट्रेट मिला, कॉपर नाइट्रेट्स को जलाया, फिर इतना ग्राम 1.4760 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब आप समझिएगा, और ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप समझिए कि 1.4760 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की मात्रा कितनी है, 1.1791 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि इतने ग्राम में इतना तांबा है, तो अब तांबे का परसेंटेज एक तो यहाँ से निकाल लेंगे, अब दूसरा इतने ग्राम से इतना तांबा प्राप्त हुआ। दोनों एक्सपेरिमेंट से यदि हम कॉपर की मात्रा निकाल लें, और अच्छा दोनों ही मेथड में ध्यान दीजिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है और इसी से तांबा हमको प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम कॉपर की मात्रा दोनों एक्सपेरिमेंट से निकाल लें और उसका परसेंटेज निकाल लें और 100 में उसको घटा दें, तो कॉपर के साथ संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। यदि दोनों प्रयोगों से कॉपर और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा यदि कांस्टेंट मिल जाए, हमको स्थिर मिल जाए, तो हम जान जाएंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नियम का फॉलो हो रहा है। तो बच्चों आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब इसका मैं सलूशन आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अब आपके पास डाटा है प्रयोग फर्स्ट, है ना। पहले प्रयोग से क्या हो रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O रिएक्ट विद हाइड्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मिल जाएगा हमारा, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर प्लस H2O। अब आप देख रहे हैं ये कॉपर हमको मिल गया, और इसकी पहले प्रयोग में कितनी मात्रा है, देखिए वो दिखाई दे रही है, 1.0980 ग्राम कॉपर मिला। अब कितने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से मिला, देखिए ये मात्रा है 1.3745 ग्राम, ये है। अच्छा, अब पहले डाटा से हम निकाल लें कि कॉपर का परसेंटेज कितना है। तो बताइए, अब कॉपर की प्रतिशत मात्रा जब हम निकालेंगे पहले प्रयोग से, कॉपर की प्रतिशत मात्रा बराबर, बताइए क्या होगा, प्राप्त कॉपर की मात्रा बटे क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा, क्यूप्रिक ऑक्साइड का भार या मात्रा की मात्रा गुणे 100। बताइए परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना। तो देखिए, आप क्यूप्रिक ऑक्साइड का इतना ग्राम था, इतने से इतना कॉपर प्राप्त हुआ, तो कॉपर का अगर परसेंटेज कह दें इतना ग्राम कॉपर प्राप्त होता है इतने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से, तो 100 ग्राम कॉपर के कितने से प्राप्त होगा, यही सिंपल इसमें सवाल लगेगा। तो बताइए क्या कॉपर की मात्रा कितनी मिली है, बताइए बच्चों, 1.0980 ग्राम। कितने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से प्राप्त हुआ, ये देखिए 1.3745 भी है इनटू 100। देखो बच्चों, डेसिमल 1 2 3 4 स्थान पे है, 4 स्थान पे यहाँ, दोनों डेसिमल को हटा सकते हैं आप, बराबर 10980 अपॉन 13745 इंटू 100।
तो देखिए अगर हम यही सॉल्व कर ले तो हमारा क्या क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए, परसेंटेज ऑफ कॉपर। और जब ये आप इस सॉल्व करेंगे तो जो कॉपर की प्रतिशत मात्रा आ रही पहले प्रयोग से, परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल टू आएगा 79.88%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से 5 से कट जाएगी वैल्यू, ये देखिए 100 है, ये यहाँ 5 है तो ये वैल्यू 5 से कट जाएगी, गुणा भाग कर लीजिएगा। पहले प्रयोग में परसेंटेज ऑफ कॉपर इतना आया, देन तो ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लें तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 79.88, ये बराबर इसमें घटा दीजिए बेटा। 100 में जब आप घटाएंगे 79.88 तो आएगा 10 में 60 गए 2, 9 में 60 गए 1, यहाँ देखिए अब यहाँ 9 हुआ 0 हुआ, यहाँ 9 में 7 गए 2, 20.12%, 20.12% आ गया। अच्छा दोनों की मात्रा निकल गई पहले प्रयोग में। कॉपर इस रिएक्शन के थ्रू आप देख रहे हैं कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन की धारा में जलाया गया था तो इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से इतना ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ था। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से कॉपर की परसेंटेज मात्रा निकाल ली, भाई अमाउंट ऑफ कॉपर बटे जिससे प्राप्त हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड की गुणे 100 कर दिया, तो ये 79.88% तो कॉपर मिल गया पहले प्रयोग में। अच्छा परसेंटेज का मतलब ही होता है बच्चों 100, तो अगर 100 में ही ये घटा दिया तो आप देख रहे हैं 20.12% हमारा क्या निकल गया, ऑक्सीजन की मात्रा निकल गई। अच्छा अब हमारा प्रयोग किया गया था सेकंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे प्रयोग में क्या हो रहा था, दूसरे प्रयोग से बच्चों बताइए। अब दूसरे प्रयोग में क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमारा 1.1791 ग्राम तांबा किससे प्राप्त हो रहा था, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। देखिए जब नाइट्रिक अम्ल में घोल दिया गया तो परसेंटेज ऑफ कॉपर बराबर बताइए कितना इसमें मात्रा था बताइए, 1.1791 ग्राम कॉपर प्राप्त हो रहा था कितने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से, 1.4760 ग्राम से। अब ध्यान रखिएगा कि इतना ग्राम हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड जब कॉपर नाइट्रेट को जला दिया गया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का इतना अमाउंट था और ये कितने ग्राम का उसमें कॉपर था, 1.1791 ग्राम था। तो वही फार्मूला लगा दिया, अमाउंट ऑफ कॉपर बटे जिससे वो प्राप्त हुआ था गुणे 100। तो जब ये साल आप करेंगे 11791 अपान 14760 गुणे 100, ये करेंगे, ये देखिए ये 10 से गुणा हो जाएगा 11,791, ये 0 हो जाएगा अपान 1476। इसको जब आप काटेंगे तो वही अमाउंट लगभग जो है आ जाएगा। दूसरे प्रयोग में भी इसमें जो कॉपर की मात्रा आएगी 79.88 परसेंटेज आया। और बताइए तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस 79.88 बराबर 20.12%। अब आप क्या लिखेंगे कि दोनों प्रयोगों में हमने देखा कि पहले तो क्या था, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराया गया था, कॉपर मिल गया था इतना, है ना। तो इतने ग्राम कॉपर इतने ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से प्राप्त हुआ तो 100 ग्राम कॉपर, ये तो परसेंटेज मात्रा आएगी। तो ये 10 अपान 10 करके गुणे 100 कर दिया तो आपकी मात्रा आ गई, कितना परसेंट कॉपर आया, 79.88%। फिर ऑक्सीजन निकालिए 20.12। अच्छा दूसरे प्रयोग में फिर से समझिए आप कि पहले कॉपर को नाइट्रिक अम्ल में घोला, चाहे जो मेथड है उसमें कहा गया है, इस अनुपात नियम में क्या कहा गया था कि चाहे जिस मेथड का इस्तेमाल करें, है ना, जिससे डायरेक्ट कॉपर मिले। पहले कॉपर को नाइट्रिक में घोला गया, कॉपर नाइट्रेट बनाया और मेथड पूरा दे रहा है। कॉपर नाइट्रेट को हीट कर दिया गया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला, और क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा मिली थी 1.4760। अब कितने ग्राम तांबा से मिली थी, 1.1791 ग्राम से। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो कॉपर की मात्रा बटे क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा गुणे 100। अब दोनों प्रयोगों में आप देख रहे हैं कि कॉपर का अमाउंट 79.88, यहाँ भी देखिए कॉपर का अमाउंट क्या आया 79.88। इसका मतलब
ये प्रूफ और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आई 20.12, देख रहे हैं 20.12 है ना। तो दोनों प्रयोग से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कापर की मात्रा, चाहे कापर को किसी भी विधि से बनाया गया हो, किसी भी रिएक्शन से बनाया गया हो, लेकिन कापर की मात्रा क्या बनी है, कांस्टेंट बनी है। इसीलिए ये आंकड़े, ये जो सवाल है इसमें ये जो आंकड़ा है किस नियम को पुष्टि करता है, किस रासायनिक संयोग के नियम की पुष्टि करता है, तो आपको पता चल गया होगा दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय द प्राउस्ट। इसका मतलब है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही प्रयोग दे के पूछता है कि एक प्रयोग में ऐसा हुआ तो ये बना और इतने ग्राम से ये प्राप्त हुआ, सिद्ध कीजिए। ये आंकड़े जो है स्थिर अनुपात के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। तो आप ऐसे ही कापर की या इस जगह पर कोई दूसरा तत्व दे सकता है, जिंक का, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा के जिंक सल्फेट बनाया गया, जिंक सल्फेट को वाष्पित किया गया, उससे इतना ग्राम जिंक प्राप्त हुआ, है ना। तो अमाउंट ऑफ जिंक बटे जिंक सल्फेट जिससे मिले वो, अब गुणे 100 करके जिंक की परसेंटेज मात्रा निकाल लीजिए, है ना। और उसमें जुड़े हुए सल्फेट की या ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा निकाल लीजिए। और देखिए अगर दोनों प्रयोगों से दोनों, यदि जिंक का अमाउंट कांस्टेंट आता है या किसी भी एलिमेंट का अमाउंट कांस्टेंट आता है, तो ये आंकड़े किस अनुपात के नियम को सिद्ध करते हैं, ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। बच्चों आई थिंक आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। पहली बात तो जानने की जरूरत है कि ये नियम को किसने दिया। इस नियम को याद कर लीजिए, इस नियम को दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और इस नियम के अनुसार क्या कहते थे कि कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी स्थान पे बनाया जाए, उसमें तत्वों का जो अनुपात रहता है वो स्थिर अनुपात बना रहता है। और जैसा कि सवाल में भी आपने ये देखा कि दो प्रयोग थे अलग अलग, दोनों में कॉपर का अमाउंट स्थिर रहा। सो दिस विल द फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात के नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। तो बच्चों आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बीच बीच में लेके आता रहूँगा बढ़िया बढ़िया टॉपिक। अभी गुणित अनुपात का नियम, गेलुसाफ के गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है, अवोगाद्रो नियम क्या कहता है, इसी चैप्टर में है मोल कॉन्सेप्ट, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो नीट हो, IIT हो, है ना, चाहे जो कंपटीशन हो। जान लीजिए ये टॉपिक मूल कॉन्सेप्ट के सवाल तो पक्का होते हैं, और मूल कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में कवर करूँगा थोड़ा सा बिलियन की कंसंट्रेशन निकालने की विधियाँ, जो टेट, सुपर टेट से लेके नीट IIT तक भी पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैलिटी क्या है। इसी चैप्टर में, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लगातार मेरे वीडियो अपलोड होते रहेंगे आप लोग। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की कोशिश करिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज होगी सब मैं नोट्स के माध्यम से और अदर माध्यम से मैं आपको बराबर देने का प्रयास करूँगा। और प्रिंटेड नोट या मेरी हैंड रिटन में नोट्स आपको प्रोवाइड भी की जाएगी। तो बच्चों अब एक दूसरे नियम की ओर चलता हूँ, और ये भी IIT पॉलिटेक्निक के लिए और कंपटीशन में ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम आप दोनों माध्यम में मुझसे पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी मीडियम पढ़िए या इंग्लिश मीडियम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश शायद आप जो है ना समझ पाए। तो मेरा मानना है कि आप दोनों भाषाओं में पढ़ते चलिए, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री की जो बुकें हैं सब इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है। अगर इंग्लिश में ज़्यादा आप समझने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छी किताबों को आप पढ़ सकेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम में किताबें जो है हायर लेवल पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों गुणित अनुपात का नियम मीन्स लॉ ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। पहली बात पॉइंट नंबर 1 जान लीजिए बच्चों कि इस लॉ को दिया किसने और क्यों दिया, है ना, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इस नियम को दिया था जॉन डाल्टन। दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803 में। इस नियम को किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था।
और ये नियम है क्या कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब दो तत्व आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और उसमें एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, यानी एक तत्व का भार हमको क्या कर देना है, निश्चित कांस्टेंट कर देना है, और उससे जो दूसरा तत्व संयोग कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो या कोई भी तत्व संयोग कर रहा है, जब वो एक तत्व का आप भार स्थिर कर देंगे और जो दूसरा तत्व उससे जुड़ेगा, तो जान लीजिए कि वो जिस अनुपात में जुड़ेगा, एक उसमें उसके तत्वों में एक सरल गुणित अनुपात का संबंध होता है। कहने का मतलब जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, आप इस नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड हैं, जैसे N2O, आपको पता होगा दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और हंसाने वाली गैस है ये, है ना। अगर ये मिल जाए तो आप लगातार क्या करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, लाफ करते रहेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दूसरा नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, N2O2 है ना, N2O3 है ना, और N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5। नाइट्रोजन मैप्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड सो ऑन। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की यदि हम मात्रा को कांस्टेंट कर दें, और दूसरा तत्व यहाँ पर क्या जुड़ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दूसरा तत्व क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आप देखिए भार के अनुसार, ध्यान रखिएगा, भार के अनुसार यदि नाइट्रोजन के दोनों, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट आप जानते हैं 14 होता है, 14 दूनी 28। अगर 28 भार नाइट्रोजन को हम कांस्टेंट कर दें, इससे हमारा ऑक्सीजन का कितना भार जुड़ रहा है बताइए, 28 अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बताइए, 16 होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ भी कांस्टेंट मात्रा है ये N2 की बताइए, 14 दूनी 28, 28 अनुपात। अब बताइए एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, दो ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, ये देखिए 32 हुआ परमाणु भार दोनों ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए इसकी कांस्टेंट मात्रा बनी हुई है 28 अनुपात 16, तिया क्या हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताइए 28 कांस्टेंट इसका बना हुआ है, एक की मात्रा को हमको क्या कर देना है, स्थिर मान लेना है। उससे जो दूसरा तत्व जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, और 16 चौको क्या हो गया, 64 हो गया। अब बताइए इसमें देखिए 28 भार अनुसार और इसमें 16 पंजे क्या हो गया, 80 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, यदि दो तत्व परस्पर आपस में संयोग करने जा रहे हैं तो किसी तत्व की एक निश्चित मात्रा से जो दूसरा तत्व संयोग करता है, ये इट मीन्स ये देखिए इसकी स्थिर मात्रा से दूसरा तत्व क्या संयोग कर रहा है बताइए, दूसरा एलिमेंट तो ऑक्सीजन है ना। तो इसमें जो अनुपात है, इसकी एक कांस्टेंट मात्रा से जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसमें आप देखिए 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। इट मीन्स 16 एक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में क्या अनुपात आ रहा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। आप देख रहे हैं एक सरल गुणित अनुपात में ऑक्सीजन जुड़ता चला जा रहा है। इससे क्या हुआ, ये मल्टीपल ही तो है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 गुणा हो रहा है ऑक्सीजन का रेशियो में, है ना। तो इसलिए गुणित अनुपात के नियम के अनुसार ये आंकड़े किसी एक निश्चित तत्व से जुड़ा हुआ, फिर दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, उसमें आप एक देख रहे हैं कि सरल गुणित अनुपात का संबंध है, सरल गुणित अनुपात, है ना। इसलिए ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। अच्छा आप देखिए, जैसे कभी कभी IRD और पार्टिकल का मैं क्वेश्चन बताऊं कि जैसे कभी कभी कहते हैं दो गैसें हैं SO2 और SO3, ये बनती हैं, आप इनके बनने से कैसे प्रूव करोगे, इनमें गुणित अनुपात के नियम का सत्यापन हो रहा है। भाई सल्फर की मात्रा कांस्टेंट है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, और 16 दूनी क्या है देखिए 32
और यहाँ देखिए इसका 32 और यहाँ क्या है 16 तिया 48। सल्फर की मात्रा कांस्टेंट है, लेकिन जरा ऑक्सीजन देखिए 32 देखिए 16 दूनी 32 16 तिया 48। क्या क्या अनुपात आ रहा है 2:3। तो बताइए सरल गुणित अनुपात का संबंध है इनमें, इनके ऑक्साइडों के बनने में सरल गुणित अनुपात का संबंध हुआ है ना। तो इसलिए ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। फिर से जान लीजिए गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। 1803 में गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। दूसरा जॉन ये कहते हैं कि कोई तत्व जब दो तत्व आपस में परस्पर जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं, तो क्या होता है, एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ जब दूसरा तत्व संयोग करता है, तो दूसरा तत्व जो संयोग करता है उसमें जो जुड़ने का रेशियो होता है एक सरल गुणित अनुपात का संबंध होता है। जैसा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में, सल्फर के ऑक्साइडों में आप देख सकते हैं कि इनमें क्या है, एक गुणित अनुपात का संबंध है। तो बच्चों आज का लेक्चर में हमने दो नियम आपको बताए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम के बारे में हमने चर्चा किया और समझाने का प्रयास किया कि स्थिर अनुपात का नियम वास्तव में क्या है और गुणित अनुपात का नियम वास्तव में क्या है। हम कुछ और प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके साथ, और आप यूट्यूब पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, एडवांस चीज़ें भी मैं आपको, नीट और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। और मैं यूपी बोर्ड के बच्चों से ज़्यादा मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे। और बाद में 12th का भी वीडियो मैं आपके लेके आऊँगा चैप्टर वाइज। लेकिन अभी आप 11th की स्टार्टिंग, यदि बेसिक बहुत अच्छी क्लियर हो गई, आपकी बेस मजबूत हो गया, तो जान लीजिए इमारत खड़ी होने में देर नहीं है। और केमिस्ट्री को मैंने बताया है कि दैट सब्जेक्ट इज द हार्ट ऑफ साइंस, ये विज्ञान का हृदय कहा जाता है ना, क्योंकि सारे विज्ञान इसी से इंटरलिंक है। फिजिक्स की बात करेंगे, पंखे की बात करेंगे, वायुयान की बात करेंगे, लेकिन हम जब बेसिक धरातल पे जाएंगे तो बात करेंगे ये बना किससे है, तो सबका जवाब आएगा सर ये तो परमाणु और अणु का बना है ना। तो परमाणु और अणु तो हर इकाई की बेसिक यूनिट है। केमिस्ट्री जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। और फिर मैं आपसे मिलूंगा कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गैलुसॉफ के गैसीय आयतन नियम क्या है, और बहुत सारे नियम हैं। तुल्य अनुपात का नियम क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, दो नियम आप कल पढ़ेंगे। और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा आई थिंक मूल कॉन्सेप्ट। देन वेट एंड वॉच और बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।